हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व के भाग 2 के रूप में सील गुण सिद्धांत के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे सील गुण क्या होता है, सील गुण सिद्धांत क्या है, और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे आलपोर्ट एवं कैटल के द्वारा दिए गए सील गुण सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सील गुण सिद्धांत को। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लिखा है सील गुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी। अब देखिए सील गुण सिद्धांत क्या होता है, हम आपको बता दें। सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के सील गुणों से ठीक वैसी ही बनी होती है, जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंट से बनी होती है। यानी सील गुण सिद्धांत में ये माना गया है जिस प्रकार से एक एक ईंट के जुड़ने से एक मकान का निर्माण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न सील गुणों के जुड़ने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी व्यक्ति की संरचना जो है निर्मित हो जाती है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं सील गुण है क्या चीज़। सील गुण देखिए उन सभी शब्दों को जिनसे व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन होता है, व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या की जा सकती है, उसे हम सील गुण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सील गुण से सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। जैसे हम कहें ईमानदारी, आत्मविश्वास, अहिंसा, सत्यनिष्ठता, परोपकार, ये सब क्या हैं? ये सब सील गुण हैं। तो यहाँ पर हम देखिए आपको हम ये चीज़ बता दें, सील गुण कहलाने के लिए 2 गुणों का होना आवश्यक होता है। एक को हम संगति कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? संगति कहते हैं, और एक को हम स्थिरता कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले को संगत कहते हैं और दूसरे को स्थिरता कहते हैं। एक को हम कंसिस्टेंसी यानी संगति कहेंगे, दूसरे को हम स्टेबिलिटी यानी स्थिरता कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता दें, लिखा भी गया है यहाँ पर, सील गुण कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संगति एवं स्थिरता का गुण हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदारी का गुण दिखाता है तो यह कहा जाता है कि उसमें उसके व्यवहार में संगति है तथा उसमें ईमानदारी का सील गुण है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदारी का गुण दिखाता है तो इसका मतलब है उसके व्यवहार में संगति है और उसमें ईमानदारी का सील गुण है। परंतु जब वह कुछ परिस्थिति में ईमानदारी दिखाता है तो कुछ में नहीं दिखाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें ईमानदारी का सील गुण नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसमें ईमानदारी दिखाने की आदत है, जिसे वह कभी दिखाता है अथवा कभी नहीं दिखाता है, जिसे वह कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यवहारों में जब पूर्ण संगति होती है, जब वह हमेशा प्रत्येक स्थिति में उसी गुण को दोहराता है अर्थात पूर्ण संगति होती है, तो उसे हम सील गुण कहते हैं। लेकिन जब कम संगति होती है अर्थात उस गुण को कभी वह क्या कह सकते हैं, कभी वह दिखाता है कभी नहीं दिखाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सील गुण सिद्धांत में जो है कहलाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं सील गुण सिद्धांत में जो सील गुण होता है उसे कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संगति का गुण हो। और संगति का मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति में जो है व्यक्ति उस गुण को दोहराए, जिस गुण के लिए वह जाना जाता है उस गुण को दोहराए। अभी हमने ये बताया था कि सील गुण सिद्धांत में 2 गुणों का होना आवश्यक है, एक संगति होता है, एक स्थिरता होता है। तो यहाँ पर देखिए सील गुण बताने के लिए कम से कम थोड़े समय के लिए स्थिरता का भी गुण होना चाहिए अर्थात अस्थायित्व का भी गुण होना चाहिए। अगर व्यक्ति 1 महीने तक हर परिस्थिति में ईमानदारी दिखलाता है परंतु बाद में नहीं दिखाता है तो इसे सील गुण नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, सील गुण सिद्धांत सील गुण को व्यक्तित्व की मूल इकाई मानता है एवं सील गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करता है। तो मुख्य रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा कि सील गुण सिद्धांत में
जो है शील गुण को जो है हम कह सकते हैं मुख्य माना जाता है, और व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए जो है शील गुण को ही आधार माना जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं शील गुण को मूल इकाई माना जाता है, और इसी गुण के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो है हम क्या कह सकते हैं कि व्यवहार का वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि पहला हम सिद्धांत आपको पढ़ाने चल रहे हैं, आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत यहाँ पर लिखा है ट्रेट थ्योरी ऑफ आलपोर्ट। देखिए, आलपोर्ट ने शील गुण को मुख्यतः दो भागों में बांटा। एक को हम कहते हैं सामान्य शील गुण, इसे कॉमन ट्रेट कहते हैं, और दूसरे कहते हैं व्यक्तिगत शील गुण, इसे हम क्या कहते हैं पर्सनल ट्रेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सामान्य शील गुण क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। सामान्य शील गुण से तात्पर्य वैसे शील गुणों से होता है जो समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। जो सामान्य शील गुण होता है वो क्या होता है, समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। देखिए, व्यक्तिगत शील गुण क्या होता है। व्यक्तिगत शील गुण या व्यक्तिगत प्रवृत्ति से इसे देखिए कैटल ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी कहा है। व्यक्तिगत शील गुण को व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्तिगत शील गुण या व्यक्तिगत प्रवृत्ति से तात्पर्य वैसे शील गुण से होता है जो समाज के कुछ व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है। सामान्य शील गुण सभी जो है व्यक्तियों में पाया जाता है, समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है, और जो व्यक्तिगत शील गुण होता है वो समाज के कुछ व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है। अब देखिए, जो व्यक्तिगत शील गुण है इसे आलपोर्ट ने तीन भागों में बांटा है। व्यक्तिगत प्रवृत्ति को तीन भागों में बांटा है। एक को कार्डिनल प्रवृत्ति कहते हैं, एक को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, और तीसरे को गौड़ प्रवृत्ति कहते हैं। कितने प्रवृत्ति में बांटे हैं, किसको बांटे हैं, व्यक्तिगत शील गुण को तीन भागों में बांटे हैं, यानी व्यक्तिगत शील गुण को व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये पहला इसका जो है इनका जो पहला भाग है कार्डिनल प्रवृत्ति, दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति, तीसरा है गौड़ प्रवृत्ति। अब देखिए कार्डिनल प्रवृत्ति क्या होता है। यह व्यक्तित्व का प्रमुख एवं प्रबल गुण है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। जो कार्डिनल प्रवृत्ति होता है वह व्यक्तित्व का प्रमुख एवं प्रबल गुण होता है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का कार्डिनल प्रवृत्ति शांति एवं अहिंसा में अटूट विश्वास था। यानी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का कार्डिनल जो प्रवृत्ति है वो शांति एवं अहिंसा में अटूट विश्वास था, और इस गुण से वे पूरे संसार में चर्चित हैं। अतः सत्य एवं अहिंसा में विश्वास महात्मा गांधी के कार्डिनल प्रवृत्ति का क्या है, उदाहरण है। सत्य एवं अहिंसा जो है यहाँ पर लिखा गया है, सत्य एवं अहिंसा में विश्वास महात्मा गांधी के कार्डिनल प्रवृत्ति का क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है। अब देखिए गौड़ क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या पाया जाता है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। सामाजिकता, आत्मविश्वास, उदासी आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। क्या है, सामाजिकता है, आत्मविश्वास है, उदासी है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है, उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है गौड़ प्रवृत्ति। तीसरा कौन सा प्रवृत्ति है, गौड़ प्रवृत्ति। गौड़ प्रवृत्ति वैसे गुणों को कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण तथा कम स्पष्ट होते हैं। गौड़ प्रवृत्ति वैसे गुणों को कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं, कम संगत होते हैं, कम अर्थपूर्ण होते हैं, कम स्पष्ट होते हैं। जैसे खाने की आदत है, हेयर स्टाइल है, पहनावा है। क्या क्या है उदाहरण इसका, खाने की आदत, हेयर स्टाइल, पहनावा। इनके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कुछ खास मदद नहीं मिलती है, इसलिए इसे हम गौड़ प्रवृत्ति कहेंगे। अब हम देखिए, आपको हम बताते हैं कैटल के शील गुण सिद्धांत को। कैटल के शील गुण सिद्धांत के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कैटल का शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ कैटल। देखिए कैटल ने भी शील गुण को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक को कहते हैं सतही शील गुण और एक को कहते हैं स्रोत या मूल शील गुण। सतही शील गुण क्या है, सरफेस ट्रेट क्या है, सतही शील गुण, इसके नाम से ही क्लियर है। सतही शील गुण व्यक्ति के ऊपरी सतह या परिधि पर होता है। कहाँ पर होता है, व्यक्ति के ऊपरी सतह या परिधि पर होता है। अब इसका उदाहरण देखिए,
प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठता सतही शील गुण के उदाहरण हैं, जिनकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में स्पष्ट रूप से होती है। तो इसका मतलब ये है सतही शील गुण जो होता है व्यक्तित्व के ऊपरी सतह या परिध पर होता है। प्रसन्नता जो है, परोपकारिता, सत्यनिष्ठता आदि क्या हैं, सतही शील गुण के उदाहरण हैं। अब देखिए दूसरा शील गुण क्या है, स्रोत या मूल शील गुण, सोर्स ट्रेट, उसे सरफेस ट्रेट कहते हैं, इसे सोर्स ट्रेट कहेंगे। कैटल के अनुसार मूल शील गुण व्यक्तित्व की अधिक महत्वपूर्ण संरचना है। सतही शील गुण की अपेक्षा जो व्यक्तित्व ये हम स्रोत मूल शील गुण है वो क्या है, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी संख्या सतही शील गुण की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पर देखिए मित्रता भी क्या है, मूल शील गुण है या स्रोत शील गुण का उदाहरण आप कह सकते हैं। अब हम आपको ये बता दें, कैटल के अनुसार 23 मूल शील गुण ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति में कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं, 23 मूल शील गुण पाए जाते हैं, जबकि 12 ऐसे मूल शील गुण हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अब उन्होंने देखिए पहले बताया कि 23 जो है मूल शील गुण में ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं, 12 मूल शील गुण ऐसे हैं जो असामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। फिर देखिए जो 23 मूल शील गुण जो सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं, 23 में से 16 को कैटल ने अधिक महत्वपूर्ण माना है। 23 में से 16 को क्या माना है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना है। और इसे मापने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार किया। इसे मापने के लिए क्या तैयार किया, एक विशेष प्रश्नावली तैयार किया, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 पर्सनालिटी फैक्टर या 16 PF क्वेश्चननेयर आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया 16 PF किससे संबंधित है, 16 PF जो है किससे संबंधित है, तो 16 PF जो है कैटल से संबंधित है और ये व्यक्तित्व कारक पर्सनालिटी फैक्टर हैं। उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर बताए थे जो द्विध्रुवी होते हैं। क्या होते हैं, जो द्विध्रुवी होते हैं। आगे हम जब व्यक्तित्व का मापन पढ़ाएंगे उसमें हम 16 PF की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप जान लीजिए 16 PF किससे संबंधित है, 16 PF जो है व्यक्तित्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यक्तित्व। और किसने दिया है, कैटल ने दिया है। यानी उन्होंने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली दिया था, यानी 16 PF दिया था। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर आपको बता दें, सामान्य रूप से जो मूल शील गुण हैं, अभी जो आपने पढ़ा है 2 शील गुण होते हैं, एक सतही है शील गुण होता है, एक मूल शील गुण होता है। तो देखिए सामान्य रूप से मूल शील गुण को कैटल ने 2 भागों में बांटा था, एक पर्यावरण प्रभावित शील गुण, एक स्वाभाविक शील गुण। अब देखिए कुछ मूल शील गुण ऐसे होते हैं जिनके विकास में आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण संबंधी कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी अभी हम कह सकते हैं कुछ मूल शील गुण ऐसे होते हैं जिनके विकास में वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रभावित शील गुण कहते हैं। लेकिन कुछ शील गुण ऐसे होते हैं जिनके विकास में आनुवंशिकता का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे हम कौन सा शील गुण कहेंगे, इन्हें स्वाभाविक शील गुण कहेंगे। इसका मतलब है यहाँ से ये क्लियर हो गया, पर्यावरण प्रभावित शील गुण में पर्यावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी उसके विकास में जो है पर्यावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और स्वाभाविक शील गुण के विकास में जो है व्यक्ति के आनुवंशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए एक बार हम आपको ये बता दें, कैटल ने शील गुण को निम्नलिखित 3 प्रकार में भी वर्गीकृत किया था। कैटल ने शील गुण को कितने प्रकार में फिर विभाजित किया था, 3 प्रकार में भी वर्गीकृत किया था। अब देखिए 3 प्रकार इनके ये क्या हैं, एक को कहा गया था गत्यात्मक शील गुण, एक को कहा गया था क्षमताशील गुण, और फिर अगले को कहा गया था चित्र प्रकृति शील गुण। 3 शील गुण बताए थे, यानी शील गुण को 3 भागों में भी कैटल ने वर्गीकृत किया था। एक को कहते हैं गत्यात्मक शील गुण, दूसरे कहते हैं क्षमताशील गुण, तीसरे कहते हैं चित्त प्रकृति शील गुण। देखिए गत्यात्मक शील गुण क्या है,
गत्यात्मक शील गुण वैसे शील गुण को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार एक खास लक्ष्य की ओर अग्रसित होता है। ये इसमें व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, खास लक्ष्य की ओर अग्रसित होता है, जैसे मनोवृत्ति एवं मनोभाव। ये गत्यात्मक शील गुण के उदाहरण हैं। अब देखिए क्षमताशील गुण क्या होता है। क्षमताशील गुण से कुछ वैसे शील गुणों से होता है, से तात्पर्य कुछ वैसे शील गुणों से होता है। क्षमताशील गुण से तात्पर्य कुछ वैसे शील गुणों से होता है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, जैसे बुद्धि क्या है, क्षमताशील गुण का उदाहरण है। अब देखिए तीसरा जो है चित्त प्रकृतिशील गुण। चित्त प्रकृतिशील गुण से तात्पर्य वैसे शील गुणों से होता है जो किसी लक्ष्य पर पहुंचने के प्रयास से उत्पन्न होता है, यानी किसी लक्ष्य के पहुंचने के प्रयास से जो शील गुण उत्पन्न होता है उसे चित्त प्रकृतिशील गुण कहते हैं। यहाँ पर देखिए सामवेगिक स्थिरता और मस्त मौलापन इस चित्त प्रकृतिशील गुण का उदाहरण है। और देखिए चित्त प्रकृतिशील गुण का जो संबंध होता है संवेगात्मक स्थिति, अनुक्रिया करने की शक्ति तथा दर आदि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, आदि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, चित्त प्रकृतिशील गुण से तात्पर्य वैसे शील गुणों से होता है जो किसी लक्ष्य पर पहुँचने के प्रयास से उत्पन्न होता है तथा जिसका संबंध संवेगात्मक स्थिति, अनुक्रिया करने की शक्ति तथा दर आदि से संबंधित होता है, जैसे सामवेगिक स्थिरता, मस्त मौलापन। अब यहाँ पर और आपको ये भी बता दें, कैटल ने यह भी बताया कि व्यक्तित्व के शील गुणों को अध्ययन करने के लिए मूलतः 3 स्रोत हैं। कैटल ने ये बताया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन करने के लिए मूलतः 3 स्रोत हैं। एक जीवन अभिलेख है, एक आत्म रेटिंग है तथा एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। अब देखिए पहले स्रोत से प्राप्त आंकड़े को यल डाटा कहेंगे। जो पहला स्रोत है जीवन अभिलेख से, इससे जो डाटा हमको मिलेगा उसे यल डाटा कहेंगे। दूसरा है दूसरे स्रोत से प्राप्त आंकड़े को हम क्यू डाटा कहेंगे। और तीसरे स्रोत से प्राप्त आंकड़े को हम क्या कहेंगे, ओ डाटा कहेंगे। तीसरे वाले को क्या कहेंगे हम, तीसरे वाले को ओ डाटा, पहले वाले को एल डाटा, दूसरे वाले को क्या कहेंगे, क्यू डाटा। और अंत में आपको ये भी बता दें, जो भावुक है, विवेकशील है, दबंग है, गंभीर है, आत्मविश्वास, रूढ़िवादी, चालाक, चिंता मुक्त जैसे जो गुण हैं आदि मूल शील गुण के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है आज शील गुण के बारे में। शील गुण क्या है, शील गुण सिद्धांत क्या है, और यहाँ पर आपको ये बताए हैं आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत क्या है और कैटल का शील गुण सिद्धांत क्या है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया 16 पीएफ क्या है, ये जरूर याद रखेंगे। 16 पीएफ के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो ये पर्सनालिटी फैक्टर कैटल ने दिया था। और 23 मूल शील गुण में से कितना 16 जो है क्या किया था, अलग इसको छांट लिए थे और इसे उन्होंने क्या कहा था, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा था। तो ये 16 पीएफ आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो जो है वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।